हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की मैं सच्ची घटना लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही दर्दनाक और दुख दे दहला देने वाली है दिल को। और बहुत तकलीफ भरी ये कहानी है। और दुनिया में ऐसे ऐसे हादसे इस तरह आसानी से हो जाते हैं कि हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते और समझ भी नहीं सकते। इसी सच्ची घटना के साथ में मैं अर्चना ठाकुर आपको कहानी सुना रही हूँ। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला बांदा का थाना लगता है मटौड, गोयरा मुंगली नामक जगह की ये बात है। और सबीर खान के घर में एक बेटी जन्मी होती है जिसका नाम होता है शहजादी। शहजादी देखने में बहुत ही सुंदर और प्यारी थी और बहुत ही अच्छी लड़की, समझदार और होनहार। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समय से पहले ही बड़े हो जाते हैं और समझदार हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए खैर पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं इस चीज़ के लिए कि जो बच्चे समय से पहले मैच्योर और समझदार हो जाते हैं। तो ऐसी ही एक बच्ची होती है 8 साल की। तो वो घर में उनकी मम्मी ने पानी उबलने के लिए रखा हुआ था गैस पर। तो वो लड़की आवाज़ लगाती है, सुबह सुबह की बात होती है, सोकर उठकर आती है, देखती है कि गैस पर पानी उबल रहा है। और वो अपने मम्मी पापा को बहुत आवाज़ लगाती है लेकिन कोई भी नहीं सुनता। तो वो ये सोचती है कि मैं ही इस पानी को उठाकर नीचे रख देती हूँ। और वो बच्ची गैस से पानी को उठाकर भगोने को जैसे नीचे रखने के लिए रखती है भगोने को, वो भगोना उसके हाथ से छूट जाता है। और भगोना छूट जाने के बाद में वो पानी उसके फेस पर आकर गिरता है और उसका आधा फेस बुरी तरह से जल जाता है। और जलने के बाद में वो रोती है, बिलखती है, चीखती है। और जब उसके चीखने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि वो बाहर गए हुए थे पेरेंट्स अपनी जो बकरी वगैरह हैं उनको घास पानी डालने के लिए। जब सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है तो माँ बाप आकर देखते हैं तो उनकी बच्ची इतनी बुरी तरह जल चुकी होती है। तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और उस लड़की को जितना भी इलाज उनसे संभव हो सकता था वो कराते हैं, क्योंकि बहुत अमीर घर से वो नहीं थी और बहुत गरीब घर से वो लड़की होती है। तो जब वो ऐसे ही बड़ी होती चली जाती है और अब काफ़ी बड़ी हो जाती है, ज़्यादा पढ़ी लिखी वो होती नहीं है। और उसके बाद में वो अपने इसी रूप के साथ में जीना भी सीख लेती है। उसके आसपास से दो चार रिश्ते आते हैं और आने के बाद में सभी मना कर कर चले जाते हैं। जब भी उस लड़की के चेहरे को देखते थे जिसमें उसका कोई कसूर नहीं था, फिर भी उसके चेहरे को देखकर सब मना करके शादी के लिए चले जाते हैं। तो वो लड़की थोड़ी दुखी सी रहने लगती है कि क्या मेरी शादी नहीं होगी अगर ये मुंह मेरा जल गया है या मेरा फेस बेकार हो चुका है। तो वो ऐसे ही फ़ोन चला रही थी एक दिन घर पर बैठे बैठे। और फ़ोन चलाते चलाते एफबी पर एक उजैर नामक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जिसको वो एक्सेप्ट कर लेती है। और उन दोनों की बातों का सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। और उसके बाद में वो काफ़ी बातें उनकी बढ़ने लगती हैं। तो एक दिन वो ऐसे ही उजैर उससे मिलने के लिए आ जाता है। जब वो बात करते करते पता चलता है कि वो भी कहीं ज़्यादा दूर का नहीं था, लेकिन वो उससे मिलने आता है, तो वो उसके चेहरे को देखकर कहता है, अच्छी भली तो हो तुम, और क्या दिक्कत है, तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं है। और तुम्हारा चेहरा तो ये आराम से ठीक भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और प्लास्टिक सर्जरी से आजकल सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। वो ऐसे कहकर उससे चला जाता है। उसे भी लगता है कि हाँ शायद कभी पैसा होगा तो मैं अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कराऊंगी और मेरा फेस भी ठीक हो जाएगा। तो इसी बीच में जो यूनाइटेड आरबीआई रॉक में आबू धाबी में उसके उजैर के फूफी फूफा रहते थे। तो उनके यहाँ पर एक बच्चे का जन्म होने वाला था और वो दोनों ही वहाँ पर प्रोफेसर थे। अब वो उन्हें भी किसी ऐसे नौकरानी की तलाश थी कि कोई ऐसी हाउसमेट मिल जाए कि जो पूरे दिन उनके होने वाले जो बच्चा है उसका भी ध्यान रख ले और उनके घर का भी पूरा ध्यान रखे। तो वो उजैर से कहते हैं कि बेटा इंडिया में कोई ऐसी गरीब लड़की हो जो यहाँ पर आकर रहने के लिए तैयार हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। तो उजैर ये सोचता है कि ये जो लड़की है ये गरीब भी है और इसको ज़रूरत भी है। तब वो उससे कहता है लड़की से, शहजादी से, कि शहजादी तुम्हें मैं एक सलाह देता हूँ, तुम एक काम करो कि तुम्हारे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी और यहाँ की करेंसी से अबू धाबी की करेंसी बहुत हाई है। तो तुम मेरे फूफी फूफा के यहाँ पर चली जाओ और वहाँ पर तुम्हें पैसे भी अच्छे मिलेंगे और खाना पीना भी मिलेगा और तुम वहाँ पर बिल्कुल बदल जाओगी। पैसे इकट्ठे करना और यहाँ पर आप अपनी वहीं से प्लास्टिक सर्जरी करा के आ जाना, जब तक तुम्हारा मन करे तब तक वहाँ पर रहना।
शहजादी को लगता है कि हाँ, ये ठीक कह रहा है, हमारी गरीबी तो कभी ख़त्म होने वाली है नहीं, तो मेरे चेहरा कैसे ठीक होगा। उसी के बाद में फिर वो उसकी बात मान जाती है और बात मानने के बाद में अपने मम्मी पापा से बात करती है। तो जो सबीर खान होते हैं वो उसे अबू धाबी जाने की इजाज़त दे देते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हें लगता है, क्योंकि वो भी परेशान इस चीज़ को लेकर थे कि हमारी बेटी का निकाह नहीं हो पा रहा है तो हम कैसे कर पाएंगे। और वो उसे इजाज़त दे देते हैं और वो वहाँ से अबू धाबी चली जाती है। उस घर में जब वो जाती है तो कुछ ही दिनों बाद एक बेटे का जन्म होता है और वो उस बेटे को पालने पोसने में लग जाती है और वो उस बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार और ममता के साथ पालती है। और 10 दिन की छुट्टी के बाद में जो वो होती हैं, उस लड़के की जो मतलब फूफी होती हैं, वो नाबिया, और फैज उनके पति का नाम होता है और नाबिया उनकी पत्नी का नाम होता है। तो वो बेटे को उसको सुपुर्द करके वहाँ से डेली ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वो पूरे दिन उस बच्चे का ख्याल रखती है। जब बच्चा 4 महीने का हो जाता है तो उसको एक टीका लगना होता है कि इसको बच्चे को टीका लगेगा। तो वो हॉस्पिटल में फ़ोन कर देते हैं और बोलते हैं कि आकर बच्चे को घर पे टीका लगा जाना। तो शहजादी होती है, उस बच्चे को वहाँ पर घर पर वो आते हैं, डॉक्टर्स के 2-4 टीम मतलब लोग आते हैं, आकर उस बच्चे को टीका लगा देते हैं और टीका लगाकर वो चले जाते हैं। लेकिन जब टीका लग जाता है तो उसके बाद भी वो बच्चा रोने से चुप नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा उसे चुप कराने की कोशिश करती है। तो फिर वो ऑफिस फ़ोन करती है कि मैडम, आज ये बच्चा चुप नहीं हो रहा है, पता नहीं इसे क्या हो गया है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, टीका लगा है तो नेचुरल बात है, बुखार भी होगा और बच्चा रोएगा भी, तो तुम परेशान मत हो। ऐसा सोचकर फिर वो उस बच्चे को वहाँ पर सुला देती है, कहती है सुला दो। जैसे ही बच्चे को सुला देती है तो बच्चे को 4-5 घंटे हो जाते हैं, वो बच्चा नहीं उठता। तो वो भी थोड़ा परेशान होती है कि आज ये उठा नहीं, पर उसे लगता है कि बहुत रोया है, उठ जाएगा। शाम को वो दोनों हस्बैंड वाइफ ड्यूटी से आ जाते हैं। आकर वो कहते हैं कि आज बच्चा उठा नहीं है बेटा, इसको उठाकर लेकर आओ। तो जब वो उसके पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो बच्चा बिल्कुल नीला पड़ चुका होता है और वो वहाँ पर मर जाता है। इसी बीच वो शहजादी से कहते हैं कि तुम्ही ने कुछ करा है, तुम्ही ने कुछ किया है। और फिर वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वहाँ पर हंगामा करते हैं, पर वहाँ पर जो करना होती है, कहन सुनन उनकी होती है। तो वो कहते हैं हम तो टीका ही लगा कर आए थे, तुम्हारी नौकरानी ने ही कुछ कर दिया होगा। और उसके बाद में फिर वो शहजादी पर ही बरसने शुरू हो जाते हैं। इसी बीच बच्चा भी चला जाता है और जिस बच्चे के खातिर उसको शहजादी को वहाँ बुलाया था, तो वो अब उन्हें खटकने लगती है बहुत ज़्यादा और वो वापस भी उसे नहीं आने देते, क्योंकि घर के सारे काम हुए हुए भी उन्हें मिल जाते हैं। लेकिन वो उसके साथ में बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत मारपीट करते हैं कि तुमने ही बच्चा मारा है, तुम इस सच को कबूल करो। वो लड़की बहुत रोती है, बहुत मिन्नतें करती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसको कोई उसकी बात को वहाँ समझने वाला नहीं होता। और उसके बाद में जो फैज़ होता है, तो उससे भी वो बात करती है। तो वो कहता है तुम ही ने बच्चे को मारा है, अब मैं क्या करूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरी बुआ, मेरे फूफी फूफा के यहाँ पर तो तुमने बच्चे को भी मार दिया। वो भी उसका साथ नहीं देता है। उसके बाद में फिर उस लड़की को वो इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, जब तक वो जुर्म को झूठा कबूल नहीं कर लेती। तो वो कहती है हाँ, मैंने ही बच्चे को मारा है। और इसके बाद में वो उसको थाने पुलिस के हवाले कर देते हैं। उसकी वीडियो भी बनाकर वायरल कर देते हैं कि एक काम वाली ने इस तरह से बच्चे को मार दिया, जबकि ये सच नहीं होता है। उसके बाद फिर वो लड़की वहाँ रोती बिलखती रहती है, थाने में सबसे हाथ जोड़ती है, गुहार करती है। तो जब उसको मौत की सज़ा सुना दी जाती है तो वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। निचली अदालत में भी उसको सज़ा सुना दी जाती है। उसके बाद में फिर उसका सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वहाँ भी उसको मौत की सज़ा दी जाती है और हाई कोर्ट में भी उसको मौत की सज़ा सुना दी जाती है। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, दुखी परेशान वो रहती है। तो उससे पूछते हैं कि बताइए तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो वो कहती है मुझे अपने अम्मी अब्बू से बात करनी है। तो वो अपने अम्मी अब्बू से कहती है कि उसके अम्मी अब्बू को पहले ही पता चल चुका होता है कि भाई तुम्हारी बेटी को फांसी दी जाएगी। तो वो काफ़ी जगह पुलिस में कंप्लेन करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं। तो वो कहती है पापा, अब्बू आप सारे केसेस वापस ले लीजिए, मैं अब नहीं आ सकती वापस, और ना ही ये लोग मुझे जिंदा छोड़ेंगे। वो बहुत दर्द भरी आवाज़ से अपने अब्बू अम्मी से कहती है कि आप खुश रहना और सही सलामत रहना, और जिस तरह मेरे साथ में धोखा हुआ है ऐसा कोई भी बेटी हमारे यहाँ से कहीं ना जाए, पैसे के लालच में, तो अच्छा ही होगा। ऐसा कहकर वो फ़ोन रख देती है और माता पिता बहुत बुरी तरह से रोते हैं। इसी बीच उस लड़की को जो फांसी दी जानी थी, 2 मई 2024 को फांसी मिलनी थी उस लड़की को,
और इसी बीच में वहाँ पर आबू धाबी में एक प्राकृतिक आपदा आ जाती है और उसकी सज़ा टल जाती है। तो फिर उसकी जब पिता को ये पता चलता है कि मेरी बेटी की सज़ा टल गई है और उसकी जो सज़ा होती है वो अगले महीने मतलब फरवरी की जगह वो सॉरी सितंबर में उसको फांसी की सज़ा फिर दी जाती है। तो कई महीने का टाइम मई के बाद में और फिर सितंबर की बात सितंबर में सज़ा टल जाती है। उसके बाद में उसके पिता को टाइम मिल जाता है, वो क्या मोदी जी क्या योगी जी सभी के पास जाते हैं, गुहार लगाते हैं और मिन्नतें बार बार करते हैं कि मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, मारपीट करके उससे जुर्म कबूल करवाया है। तो उसी के बाद में फिर उस लड़की को 14 फरवरी 2025 को 14 फरवरी 2025 को शहजादी के पास एक व्यक्ति जाता है और जाकर कहता है, शहजादी तुम्हें कल सज़ा मिलने वाली है। 15 तारीख में शहजादी को फांसी की सज़ा के लिए लाया जाता है और उसको फांसी की सज़ा दी गई है या नहीं दी गई है इस बारे में तो मुझे नहीं पता है अभी। लेकिन इस तरह से पैसों के चक्कर में लड़की धोखे में आ गई। अगर बचपन में उसके ऊपर पानी ना गिरा होता, चेहरा खराब ना हुआ होता, तो वो भी इस तरह की गलती ना करती। तो इस तरह की गलतियों से बचे। मेरा इस कहानी को सुनाने का, किसी को दुखी करने का कोई मन नहीं है कि इस कहानी को सुनकर कोई दुखी हो। सिर्फ जागरूक करने की बात है कि सभी जागरूक हों और समझें कि अपने भारत देश जैसा कोई देश नहीं है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।